कुछ उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाता है, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में जश्न मना रही है। आप कह रहे हैं 140 साल यूपी के इतिहास में वो करिश्मा हो गया है जो योगी बाबा ने कर दिया है। योगी के उस करिश्मे को कैसे समझा जाए, और बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए ताल ठोक रहे मोदी के नाम पर, मोदी योगी के नाम पर अपनी दाल गला रहे लोगों के लिए योगी क्या संदेश दे रहे हैं? योगी एक संदेश दे रहे हैं उसको खाली एक ही आदमी भाजपाई मुख्यमंत्रियों में बहुत बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर रहा है। उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। अभी बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मनीष जी। वास्तव में देखिए, कल जो हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया था यूपी के चुनाव का, तो वो दर्शकों ने सुना उसको, लेकिन उस समय पूरे परिणाम नहीं आए थे या परिणामों का विस्तार से विवरण नहीं आया था। आज जो विवरण आया तो मनीष जी वास्तव में योगी बाबा ने कमाल कर दिया है, चौंकाने वाला है। और वो खासकर जो इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, ये सेकुलर और लिबरल चाहे जितना समझाते रहे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के जो गढ़ थे वहां पर सेंध लगाई है योगी बाबा ने। दर्शक ये जान लगे मनीष जी, एक नाम बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, देवबंद, जहाँ के मदनी चाचा भतीजे आते हैं। एक वो बुड्ढा आता है, एक वो भी बुड्ढा ही है, चाचा भतीजे हैं दोनों, जो हर आतंकवादी का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बनारस के बम विस्फोट में उनका उसका वलीउल्लाह का मुकदमा हम लड़ेंगे। अहमदाबाद के बम विस्फोट में जो आतंकवादी जिनको फांसी की सजा हुई उनका इनका मुकदमा हम लड़ेंगे, इनको हम अदालती मदद देंगे। तो वो दोनों वहाँ समझिए देवबंद मदरसे के कर्ता धर्ता हैं। और उनके ये कुकर मुझे बता रहा हूँ आपको, हर आतंकवादी संगठन का, आतंकवादी का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कैसा वहाँ का क्या, उसका क्या चरित्र और चेहरा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बार आरिफ मोहम्मद खान भी अपने इंटरव्यू में उसको बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। मनीष जी, वो देवबंद नगर पालिका जो है वो 140 साल पुरानी है, दर्शक ये जान लें। उसका आज़ादी से मत कैलकुलेशन करिए। सन 1884 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देवबंद नगर पालिका स्थापित की थी, और जब वो 1884 जब वो स्थापित की गई थी, तब से ही वहाँ पे जो नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन चुना जाता था, वो चुनाव के ही द्वारा चुना जाता था, उसको कोई गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करती थी। और 1884 से मनीष जी 2023, जरा गौर करिए, ये जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं इनके मुंह पे थप्पड़ की तरह ये सच्चाई कि मनीष जी 140 साल के इतिहास में देवबंद नगर पालिका का चेयरमैन कभी कोई हिंदू हुआ ही नहीं। 140 साल में क्यों नहीं हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। जो सेकुलर है इनका जहर आपको बता रहा हूँ। बीच में 2-3 नाम हैं, तो वो नाम कोई इसलिए नहीं कि वो चुनाव जीत गए थे, वो ऐसा हुआ उपाध्यक्ष जो होता है वो हिंदू होता है बनाया जाता। तो वो एक बार कोई मर गया था तब वो तो ऑफिस जैसे कार्यवाहक, तो कुछ दिनों के लिए वो बाहर बना। एक बार वो अध्यक्ष हज करने चला गया था 2-4 महीने के लिए, तो उसको बना दिया गया। इस तरह के 2 या 3 उदाहरण है। मगर चुनाव जीतकर वहां पे आधिकारिक रूप से पूर्ण जो है अध्यक्ष देवबंद नगर पालिका का हमेशा मुसलमान ही होता था। और जब से इधर 30-40 साल तक तो समाजवादी पार्टी का ही होता था। तो उसमें कहीं, और ये सब बड़े उदार सेकुलर दल थे, ये सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक होते थे। लेकिन अब की मनीष जी उस देवबंद नगर पालिका में 5000 वोटों से हराया है समाजवादी पार्टी के सेकुलर कैंडिडेट को भाजपा का। आपकी हिंदू एक विपिन गर्ग हैं, शायद गर्ग हैं उस गर्ग साहब, वो जीते हैं। तो नगर पालिका बड़ा छोटा चुनाव होता है, मतलब तो उसमें 5000 की लीड बहुत बड़ी लीड है, ये समझ लीजिए। उनको 22,000 वोट, उनको 17,000 वोट। तो लेकिन ये करिश्मा होगा, ये तो चौंकाने वाला करिश्मा, ये चौंकाने वाला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसके अलावा मनीष जी 2 और वो हैं, 2 क्या हैं तो बहुत, लेकिन 2 बहुत प्रमुख हैं जिनको आप हमेशा चेहरे पे टेलीविजन पे देखते होंगे, जिनका चेहरा और हमेशा जहर उगलते हुए ही देखते होंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्रवादियों को गाली देने वाले वो चेहरा, पहला नाम है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद है।
उसके मनीष जी उसकी खुद की नगर पालिका जहां वो रहता है, जहां का वो स्थायी है, संभल, वहां पे आपकी समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर है। ओ माय गॉड। वो ये चौथे नंबर पर है। तो ये है कि वहां पे जीती AIMIM है। जिस जहर को ये अपना वो बनाए थे हथियार, वही जहर इनको ले डूबा। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये अगर संभल से सबक लेना चाहें तो बहुत बड़ा सबक उनके लिए है। मैंने मनीष जी, अगर दर्शकों को भी याद होगा, मैंने आपसे अपने कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा था कि जब मुलायम सिंह की मौत हुई थी तो मैंने कहा था कि मुलायम सिंह ने मतलब जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। जो कुछ कर सकते थे, मतलब खुलकर मंचों से कहा कि मैंने गोली चलवा दी थी। लेकिन जब मुलायम सिंह की मौत हुई तो एक भी मौलाना पूरे हिंदुस्तान से न तो मुलायम सिंह की मिट्टी में गया, न मुलायम सिंह के घर शोक प्रदर्शन करने गया, ना ही उसने कोई शोक संदेश जारी किया, ना ही उसने कोई शोक संदेश जारी किया। ये एक रणनीति के तहत आपको नेता बनाते हैं, आपको समर्थन लेते हैं। जब इनको कोई मजबूत मिलता है तो संभल में आपकी AIMIM ने समाजवादी पार्टी को धूल चटा दी। और सीधे देखिए उसमें एक संदेश और मनीष जी उस परिणाम में, कि जब मुसलमान वोट ओवैसी की पार्टी को चला गया तो समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर आ गई। यानी सिवाय शुद्ध रूप से मुसलमानों के वोट पर ही वो राज करती थी। हिंदुओं को, भाजपा को गाली देती थी कि हिंदुओं को भड़का के हिंदुओं के वोटों को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण कराते हैं, फलाना पक्कड़। लेकिन वो जो संभल का फैसला है, चुनाव का परिणाम, वो बता रहा है कि तुम भी यही काम करते थे, तुमसे बड़ा वाला वहां पे आ गया, तुमसे बड़ा वाला वहां पे आ गया तो तुम चौथे नंबर पर पहुंच गए। इसके अलावा मनीष जी मुरादाबाद, ST हसन, जो मतलब वो वंदे मातरम का अपमान, जनगण मन का अपमान, हर राष्ट्रवादी मुद्दे पे, हिंदुस्तान से जुड़े मुद्दे पे वो आके जहर उगलता था। है वो डॉक्टर, लेकिन उसको हमेशा उसने कभी शुद्ध नहीं बोला। वो हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ जितना जहरीला बोल सकता था वो हमेशा बोलता था। वहां पर भी समाजवादी ने पार्टी चौथे नंबर पर बनी थी, वहां पर भी चौथे नंबर पर। और वहां मुरादाबाद में तो भाजपा जीती है और समाजवादी पार्टी को पार्षद भी 15-16 मिले हैं। इसके अलावा कल मैंने रायबरेली के जो गढ़ की बात की थी कि सोनिया गांधी के 9 में से 1 सीट मिली है कांग्रेस को, 6 भाजपा जीती है। एक और गढ़ है बनी, वहां से दो बड़े स्टार, कांग्रेस के 2 बड़े हीरे वो उसी जनपद से हैं। एक तो है मनीष जी वो इमरान प्रतापगढ़ी, जिसको ले जाके महाराष्ट्र प्रियंका वाड्रा का दुलड़ुआ है सर, बड़ा दुलारा हो वो प्रतापगढ़ से। और दूसरे उसी प्रतापगढ़ से एक और हैं, उनको भी मतलब यूपी से उठा के शायद राजस्थान से या कहीं राजस्थान से उनको भेजा है राज्यसभा। वो दूसरे हैं प्रमोद तिवारी। ये दोनों मठाधीश कांग्रेस के हीरे उसी प्रतापगढ़ में है। लेकिन कांग्रेस को मेरे ख्याल से 1 सीट मिली है, 1 सीट मिली है या 1 भी नहीं मिली है, मैं अब इस समय कंफ्यूज हो गया हूँ। यानी वहां पर 6 सीटें भाजपा जीती है, 1 सीट वो जीते, 1 या 2 सीटें राजा भैया वाली सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को मिली है, बसपा को मिली है 1-1, 2-2 सीटें। कांग्रेस का खाता वहां खुला नहीं है। तो ये समझिए कांग्रेस के नेतृत्व जो है उसकी प्राथमिकताएं क्या है, वो कैसे लोगों को राज्यसभा भेजती है, खासकर इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या है प्रतापगढ़ में मुसलमानों की, तो वहां पर भी इनकी नाक कट गई है। तो ये, मगर ये करिश्मा हमेशा चुनाव होते थे, ये करिश्मा सबसे खास बात है कि योगी बाबा का जो आचरण रहा, जो नीतियां रही हैं, उसने मनीष जी लोगों में एक जागरूकता पैदा करी। आप आजम खान को भूल रहे हैं सर। एक अब नहीं, अभी उस पर आ रहा था, अभी उसी पे आ रहा था कि आजम खान का कल हम लोग जिक्र नहीं कर पाए थे। तो आजम खान समझिए 40-45 साल बाद आजम खान का वो गढ़ टूटा है। और आजम खान के एक तरह से आजम खान के अहंकार का, आजम खान के आतंक का अंत रामपुर में हुआ है। और वो केवल आप तो अभी उपचुनाव की देख रहे हैं, उपचुनाव नहीं, जो मैंने कहा निचले स्तर पे, जैसे अभी मैंने संभल का बताया कि वहां की नगर पालिका उन तीनों में सफाया हो गया है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है।
तो ये इन लोगों का भ्रम जाल तोड़ना, इनका माया जाल को तोड़ना, इसका श्रेय पूरे अलग अलग क्षेत्रों का मैं बता रहा हूँ कि पूरे यूपी में ये करिश्मा तो योगी बाबा ही ने किया है। लोगों को जागरूक कर दिया और लोगों में एक आत्मविश्वास आया है कि अब जो है हम इनके खिलाफ जाकर फैसला कर सकते हैं। अन्यथा आज जो रामपुर का चुनाव होता था मनीष जी, वहाँ के तो हम लोग के तो लोगों संपर्क में है कि वो आतंक के साए में होता था कि आजम खान का विरोध कैसे कर दे। अगर इसका विरोध कर दिया, इसको बाद में पता चल गया, 6 महीने बाद पता चला, तो ये जीना हराम कर देगा, रामपुर में हम रह नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक बार पूरा कार्यक्रम किया था कि किस तरह से इसने अपने प्रतिद्वंदी की 11 फैक्ट्रियां उजड़वा दी, जिनसे कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलता था सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में। वो रामपुर के नवाब थे, उनका था, तो 11 तो अधिकारी रूप से, और उनके सारे काम धंधे बंद करा दिए, और रामपुर की लाइफ लाइन समझिए वही लोग हुआ करते थे। तो रामपुर में कुछ बचा ही नहीं रोजगार का साधन। हम लोगों ने पूरा एपिसोड किया था इस पे, लेकिन बिल्कुल इसके सर। और खिलाफ हम व्यूअर्स को बता दें कि कहानी जो हमने एक सीरीज शुरू किया है, उसमें आज एक विश्लेषण जो कहानी डाली है वो रामपुर में, सर आप थोड़ा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और आले हसन वहां का डीएसपी हुआ करता था, और रामपुर का एसपी, डीएम, एरिया का कमिश्नर, डीजीपी तक कांपते थे उससे। उसका आदेश सिरमौर होता था, और वो सबसे, जैसे वर्दी वाला गुंडा आप कहते हैं, वर्दी वाला गुंडा था आले हसन। उस आले हसन की कुर्की जब्ती करवा दी गई, एक एक पैसा छीन लिया उस आले हसन का, अरबों का साम्राज्य उसके पास था। तो समझिए एक सामान्य डीएसपी और उस आले हसन को अपना जो ये विश्वविद्यालय जो बनाया था, ये जौहर यूनिवर्सिटी, उसका सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया था। और कहते हैं कि आले हसन जिस जमीन को छू देता था वो आजम खान का हो जाता था सर। नहीं नहीं, वो तो मनीष जी आपने बिल्कुल सही कहा। आले हसन आजम खान तो नेतागिरी करता था, कम समय देता था रामपुर में। जो आपने कहा कि रामपुर का एसपी, डीएम, कमिश्नर जो कुछ भी था वो आले हसन ही था। और ये आजम खान के पूरा आतंक या जो गुंडागर्दी थी उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करने वाला ये आले हसन ही था। और कभी कोई नहीं बोला इसके खिलाफ। जो अभी मैंने कल भी जिक्र किया था कि जब भाजपा की भी यहाँ सरकार रही तो उसने भी मान लिया कि रामपुर को छूना नहीं है। तो वो 6 साल यहाँ पे रही, उसी का नतीजा था बाद में भाजपा यहाँ 10 साल गायब रही, क्योंकि लोग देखते समझते सब कुछ है। और इसीलिए मैंने जो अभी आपको परिणाम बताए, वो 6 साल में लोगों ने देखने समझने के बाद एक तरह से योगी बाबा के साथ दिया है। तो कि इनको खत्म करना है। और इसी में एक और आपको बता दूं, है वो मामला, वो भी समझिए कि किस स्तर का है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आप लोगों ने टीवी पे बहुत देखा होगा, वो झंडा लेके अतीक अहमद की कब्र पे पहुंच गया था, और अतीक अहमद के लिए उसने भारत रत्न की मांग करवाई थी। कांग्रेस का नेता था वो। तो वो तो खैर उसको दूसरे ही दिन उसको पकड़ लिया था योगी बाबा पुलिस ने, और उसकी सेवा हो गई थी। लेकिन चुनाव वो लड़ रहा था, और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ रहा था। कांग्रेस ने पाखंड किया था कि हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। उसको मनीष जी 71 वोट मिले हैं। वो अपने उसके वार्ड में जो 13-14 लोग लड़ रहे थे उनमें वो सबसे नीचे है। जबकि उस दिन भी मैंने कहा था कि उसका अतीक अतीक से कोई लेना देना नहीं, वो मुसलमान वोटों को खुश करने के लिए कर रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसको वो 71 वोट पा के सबसे आखिरी पायदान पर है। तो इस तरह के बड़े किस्से धीरे धीरे देखिए अब सामने आएंगे। कोई 13-14 हजार नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के सदस्य, सभासद चुने गए, पार्षद चुने गए। वहाँ छोटी छोटी कहानियां, लेकिन वो बड़ी हैं। तो आएंगे तो आज ये मुद्दा जो था देवबंद वाला, ये ऐतिहासिक था कि यहाँ पर उस सांप्रदायिक घेराबंदी को, किलेबंदी को, समझिए आयरन फोर्ट उसको आप कह सकते हैं, कि कभी कोई उसको तोड़ नहीं पाया। उस किलेबंदी को योगी बाबा ने तोड़ा, और बहुत धूमधाम से धमाके के साथ तोड़ा है। और वो जो चाचा भतीजे हैं वो मुर्दों की तरह मौन है, वो कहीं शकल नहीं दिखा रहे हैं, कोई उनका अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो है वो नगर पालिका का चुनाव, लेकिन वो बड़ा चुनाव है, वो बड़ा चुनाव है। और उत्तर प्रदेश का मौसम किस तरह से बदला है, बदल रहा नहीं है, बदल गया है। ये भी समझ लीजिए आप, ये अभी प्रक्रिया नहीं है, बदल गया है। अब इसमें ये और ज्यादा किस तरह से बदलेगा, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे।